साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए देखेंगे, जो कि है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। और इसके आधार पर हम देखेंगे कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है इसके नियमों की व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि हमें आंसर आया करता है लेकिन हम प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं तो वहाँ पर हमें नंबर नहीं मिलते हैं और हमारा आता हुआ भी छूट जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बनता है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 mv² = h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए तथा समीकरण hν = 1/2 mv² + hν0 उत्पादित कीजिए, जहां प्रयुक्त संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसके आधार पर, क्वांटम मॉडल के आधार पर, जो कि आइंस्टीन ने दी है, तथा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पादित कीजिए। यह क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आ सकता है, किसी ऐसे प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसे प्रकाश की कणात्मक प्रकृति द्वारा ही समझाया जा सकता है, तरंग प्रकृति से नहीं। प्रयोग के परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमें आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका हम आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, जो आइंस्टीन है इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की क्वांटम प्रकृति के आधार पर दी है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो आइंस्टीन है इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसके आधार पर दी है, क्वांटम थ्योरी जो है क्वांटम प्रकृति के आधार पर दी है। आइंस्टीन के अनुसार जब फोटान हमारा जो hν होता है, सूर्य के प्रकाश को हम लोग मानते हैं कि ये फोटान के रूप में आता है, hν होता है। तो जब फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं, तो मान लीजिए ऊपर से कोई फोटान आ रहा है और वह किसी धातु की सतह पर आपतित हो रहा है। तो जब कोई फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं तो एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन से ही अनुक्रिया करता है। तो एक जो फोटान आया है वो उस धातु की सतह के एक इलेक्ट्रॉन से ही अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन फोटान की संपूर्ण ऊर्जा को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेते हैं। तो मान लिया कि ये कोई धातु की सतह है, इस पर ऊपर से फोटान आ रहा है hν, तो होगा क्या, जो hν ऊर्जा है उसको इस धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है hν ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। hν ऊर्जा को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त यह ऊर्जा है जो hν के रूप में आया है, जिसे इलेक्ट्रॉन ने प्राप्त कर लिया है, यह E = hν जो है ये दो रूपों में प्रयुक्त होती है। तो धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसने क्या किया, hν ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया। अब वह इस ऊर्जा को दो प्रकार से खर्च करेगा, मीन्स दो जगह पर इसको लगाएगा। तो कहाँ कहाँ पर खत्म होगी जो हमारी hν ऊर्जा है ये, तो फर्स्ट यहाँ पर ये है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं इनको धातु की सतह से बाहर निकालने में कार्य फलन के तुल्य ऊर्जा प्रदान करती है। तो जो ऊर्जा हमारी आई है hν, ये क्या होगी, जो धातु की सतह है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये हमारी कोई धातु की सतह है, यहाँ पर ऊपर से hν जो फोटान है वो आ रहा है। तो उस hν फोटान की जो ऊर्जा है वो उस धातु की सतह का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको ले लेगा। अवशोषित करने के बाद करेगा क्या, इस ऊर्जा को, जो इसने ऊर्जा ग्रहण कर ली है, इसको दो जगह लगाएगा। पहला तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसको सतह से बाहर निकालने में कुछ ऊर्जा खर्च होगी। तो वो ऊर्जा कहाँ से खर्च करेगा, जो उसने hν ले रखा है उसी में से कुछ ऊर्जा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्चा करेगा, और जो बची हुई ऊर्जा है उसको इस इलेक्ट्रॉन को गति कराने में खर्च करेगा। तो वही हम बताते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में
कार्यफलन मीन्स कार्य करेगा बाहर निकालने में, तो कार्यफलन के रूप में मीन्स कार्यफलन यहाँ पर डब्ल्यू नॉट होगा, तो ये बराबर होता है एच न्यू नॉट के। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि एक तो ऊर्जा कार्य करने में खर्च होती है और कार्य कहाँ पर हम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है इनको बाहर निकालने में। सेकंड पॉइंट हम लोग बताते हैं शेष ऊर्जा जो हमारी एच न्यू जो फोटॉन की ऊर्जा आई थी उसकी एक ऊर्जा कार्यफलन में खर्च हो गई। जो शेष ऊर्जा है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं निकल रहे हैं, इनको गतिशील करने में अर्थात गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तो इनको गतिशील करने में शेष ऊर्जा हमारी खर्च होती है। आगे हम बताते हैं कि यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इनका अधिकतम वेग, इसको हम लोग बोलेंगे v अधिकतम, ये हो तथा द्रव्यमान इनका क्या हो, m हो। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनका द्रव्यमान कितना है, इनका द्रव्यमान m है तथा इनकी जो अधिकतम वेग है वो क्या है, v अधिकतम है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर हम लोग गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं इस इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अधिकतम मीन्स गतिज ऊर्जा अधिकतम बराबर होगा 1/2 mv², और यहाँ पर v क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि हमने गतिज ऊर्जा कौन सी ले रखी है, अधिकतम वाली। तो यहाँ पर आप लोगों को के अधिकतम क्लियर हो गया होगा, 1/2 mv², और यहाँ पर अधिकतम लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें गतिज ऊर्जा मिल जाती है। अब यहाँ पर हम ऊर्जा का सूत्र लिखते हैं, E बराबर होता है W0 प्लस के अधिकतम। E बराबर क्या होता है, W0 मीन्स जो हमारी टोटल ऊर्जा है वो बराबर होगी कार्यफलन मीन्स कार्य करने में जो ऊर्जा और गति करने में जो ऊर्जा खर्च होगी इन दोनों के योग के। तो वही यहाँ पर हम लिखते हैं E बराबर होगा W0 प्लस के अधिकतम। तो यहाँ पर E जो हमारी फोटॉन की ऊर्जा है h न्यू हो जाएगी, बराबर W0 की जगह पर हम मान रखेंगे, तो W0 की जगह पर क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम रख देते हैं एच न्यू नॉट और ये प्लस लगाएंगे के अधिकतम मीन्स जो हमारी गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv², और यहाँ पर हम लोग अधिकतम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम करते क्या है, एच न्यू और एच न्यू नॉट को हम लोग एच न्यू के साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 mv², ये हमारा हो जाएगा 1/2 mv² अधिकतम बराबर एच न्यू यहाँ पहले से है और एच न्यू नॉट इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर एच कॉमन ले लेते हैं तो एच यहाँ कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया कि 1/2 mv² अधिकतम बराबर हो गया है एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट के। यही समीकरण आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाती है। यही समीकरण क्या कहलाता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आप लोगों को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण यहाँ से याद कर लेना है, 1/2 mv² अधिकतम बराबर होगा एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट के। तो इस प्रकार से आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर हम बताते हैं कि अतः जब आपतित फोटॉन की आवृत्ति, जो फोटॉन आ रहा है एच न्यू, उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति न्यू नॉट, देहली आवृत्ति क्या होती है, न्यू नॉट के बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाते हैं। मीन्स धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब जो हमारा फोटॉन आ रहा है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति न्यू नॉट के बराबर हो, परंतु उनकी गतिज ऊर्जा मीन्स जो वेग है वो शून्य रहता है। न्यू नॉट को आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति कहते हैं। तो जो हमारा न्यू नॉट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम लिखते हैं आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। तो यहाँ पर जो आइंस्टीन का समीकरण आया है इससे हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जैसे जैसे आवृत्ति v
का मान बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है? v का मान। तो यदि हम आइंस्टीन के समीकरण में देखें तो यदि हम v का मान बढ़ाएंगे, किसका? v का मान बढ़ाएंगे तो 1/2 mv² बढ़ जाएगा, मीन्स गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो वही यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट बताते हैं कि जैसे जैसे आवृत्ति v का मान बढ़ता है, याद करिएगा देहली आवृत्ति नहीं है, ये केवल आवृत्ति है। तो जैसे जैसे आवृत्ति v का मान बढ़ता है तो 1/2 mv² अधिकतम के मान में वृद्धि होगी। तो क्या होगा? जो गतिज ऊर्जा है इसके भी मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, अर्थात गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। अतः यह कह सकते हैं कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनकी गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यहाँ से आपको फर्स्ट पॉइंट यही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या में कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब आवृत्ति पर करती है तो जस्ट इसका अपोजिट होता है तीव्रता। तो आवृत्ति पर निर्भर करती है मीन्स प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार से आपको फिगर देख लेना है। यहाँ पर ये आने वाली प्रकाश की किरण है, अर्थात फोटॉन के रूप में आ रहा है। यहाँ पर ये पृष्ठ है और यहाँ से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आने वाले फोटॉन की ऊर्जा जो hν है इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। इस प्रकार से आप छोटे छोटे डायग्राम बना करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बनाना जो होता है ये लाभदायक होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हम बताते हैं कि जो आवृत्ति है यदि v बराबर v0 हो जाए, मीन्स जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो जब आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर कर देते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग जो होता है वो शून्य हो जाता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका वेग क्या होता है? शून्य हो जाता है। और यदि हम कहें कि जो v है, हमारी जो आवृत्ति है वो कम हो गई है v0 से, मीन्स देहली आवृत्ति ज़्यादा हो, देहली आवृत्ति क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए और आवृत्ति कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। तो हम लोग आइंस्टीन के समीकरण से देखते हैं। तो जो हमारा आइंस्टीन का समीकरण है इसमें यदि हम कहें आइंस्टीन के समीकरण में कि जो v0 है ये v0 ज़्यादा हो जाए, तो अगर ये ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब माइनस वाला ज़्यादा है। तो कम वाले में से माइनस वाला ज़्यादा है, इसको घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, अर्थात जो गतिज ऊर्जा है वो माइनस में आ जाएगी। और जो गतिज ऊर्जा है ये माइनस में नहीं होती है, अर्थात यह संभव नहीं है। तो इस प्रकार से सेकंड पॉइंट में हम बताते हैं कि यदि न्यू का मान जो है ये कम है, v0 ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऋणात्मक होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः इस स्थिति में फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। इस स्थिति में क्या होगा? यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल रहे हैं, इनका उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो आने वाली प्रकाश की आवृत्ति है न्यू, यह देहली आवृत्ति से अधिक या बराबर हो। तो जो प्रकाश यहाँ से आ रहा है उसकी आवृत्ति जो न्यू है ये देहली आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए या तो उसके बराबर हो, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर ये आवृत्ति कम है, देहली आवृत्ति ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो ये हम बताते हैं सेकेंड पॉइंट में। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं कि हमारा जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है आइंस्टीन का, उससे यह स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है न्यू, ये बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। तो एकदम सिंपल सा है, जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति जो न्यू है वो बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी आइंस्टीन के समीकरण से। नेक्स्ट 4 पॉइंट हम लोग बताते हैं कि जैसे ही कोई प्रकाश फोटॉन, जैसे ही कोई प्रकाश का फोटॉन, जैसे यहाँ पर hν है, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, तो ये हमारी धातु का पृष्ठ है, इस पर क्या होगा? ये फोटॉन आपतित होगा, इस पर आएगा धातु का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो यहाँ पर धातु है इसका कोई जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? तुरंत ही इसकी ऊर्जा जो hν है इसको अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा ये बताया जा रहा है कि जैसे ही कोई फोटॉन, जैसे कि यहाँ पर hν धातु की सतह पर आपतित होगा तो यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसकी
इसकी ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और इसके बाद उत्सर्जित हो जाएंगे। इसकी ऊर्जा को अवशोषित करके क्या करते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। अतः धातु की सतह पर प्रकाश गिरने, तो जो ये धातु की सतह है इस पर इस प्रकाश के गिरने तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने, इनके बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती है। तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर फोटॉन ये वाली ऊर्जा गिरी, तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को अवशोषित किया और यहाँ से उत्सर्जित हो गया, यहाँ से निकल गया। तो इसके बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती है। तो इस प्रकार से चौथा पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।